शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज की ये चर्चा उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है जो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट एजुकेशन या फिर बीएड जैसी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और आज का विषय सच में काफी डीप होने वाला है। बिल्कुल। हम यूनिट 7 यानी एजुकेशनल मेजरमेंट, जिसे हम शैक्षिक मापन कहते हैं, उसके विभिन्न आयामों पर विस्तार से बात करेंगे। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज की हमारी जो चर्चा है वो बहुत ही विशिष्ट और तकनीकी विषय पर केंद्रित है। हम शैक्षिक मापन और मूल्यांकन यानी एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो खास तौर पर उच्च शिक्षा की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूजीसी नेट एजुकेशन जेआरएफ और यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए तैयार की गई है। बिल्कुल। और इस चर्चा का उद्देश्य केवल इन अवधारणाओं को सतही तौर पर देखना या तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार को समझना है जिस पर हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली और जो आकलन प्रक्रिया है वो टिकी हुई है। सही कहा। मतलब ये सामग्री पूरी तरह से मूलभूत सिद्धांतों और पिछली परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित है। तो इस विषय की गहराई में जाने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य सिर्फ छात्रों को अंक देना नहीं है। हाँ, बिल्कुल, अंक देना नहीं है। ये प्रणाली दरअसल ये तय करती है कि ज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाए और योग्यताओं का मानकीकरण कैसे हो। जब हम उच्च शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं तो मापन और मूल्यांकन के उपकरण केवल परीक्षा के साधन नहीं रह जाते। वो एक तरह से समाज की दिशा तय करते हैं। एकदम सही। वे किसी भी समाज की बौद्धिक दिशा तय करने वाले निर्धारक बन जाते हैं। इसलिए इन अवधारणाओं का जो सूक्ष्म विश्लेषण है वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस दिशा में हमारी सामग्री की शुरुआत पदानुक्रमित त्रयी या जिसे हायरार्किकल ट्रायड कहते हैं उस अवधारणा से होती है। अक्सर सामान्य बोलचाल में मापन, आकलन और मूल्यांकन, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। शिक्षा शास्त्र में इनके बीच बहुत स्पष्ट तकनीकी अंतर है। अगर हम इस त्रयी के सबसे निचले स्तर यानी मापन से शुरुआत करें तो स्रोत सामग्री में एस.एस. स्टीवेंस की एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा का उल्लेख किया गया है। एस.एस. स्टीवेंस? हाँ, स्टीवेंस कहते हैं कि विशिष्ट नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना ही मापन है। मतलब ये चरण विशुद्ध रूप से मात्रात्मक है। ये केवल इस सवाल का उत्तर देता है कि कितना। देखिए, स्टीवेंस की इस परिभाषा में जो विशिष्ट नियमों वाला हिस्सा है ना, उस पे ध्यान देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मापन सिर्फ कोई भी यादृच्छिक या रैंडम संख्या दे देना नहीं है। उसके पीछे एक लॉजिक होता है। हाँ, उसके पीछे एक तय गणितीय पैमाना होता है। उदाहरण के लिए, जब यूजीसी नेट की परीक्षा में किसी परीक्षार्थी का स्कोर 300 में से 210 आता है तो वो 210 केवल एक मापन है, एक निरपेक्ष आंकड़ा। बिल्कुल निरपेक्ष। इसमें अपने आप में कोई भावना, कोई निर्णय या कोई संदर्भ शामिल नहीं है। ये पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। उच्च शिक्षा की परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल बनता है कि मापन की प्रकृति क्या है। तो इसका उत्तर यही है कि ये हमेशा मात्रात्मक और वस्तुनिष्ठ होती है। और मापन से प्राप्त इन मात्रात्मक आंकड़ों के बाद इस त्रयी का जो दूसरा चरण आता है वो है आकलन या असेसमेंट। अध्ययन सामग्री के अनुसार यह चरण निदानात्मक और रचनात्मक यानी डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव प्रकृति का होता है। और इसका मुख्य फोकस डेटा इकट्ठा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है। हाँ, मतलब यह चरण इस प्रश्न पर केंद्रित है कि सुधार कैसे करें। यानी यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहां शिक्षक और छात्र दोनों के प्रदर्शन का एक फीडबैक लूप तैयार होता है। इस फीडबैक लूप को समझना बहुत जरूरी है। आकलन कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाता है। मान लीजिए एक सेमेस्टर के दौरान कोई शिक्षक मिड टर्म टेस्ट लेता है। उस टेस्ट में छात्रों के जो अंक आते हैं, जो कि हमारा मापन है, उसका उपयोग शिक्षक ये देखने के लिए करता है कि किस विशिष्ट विषय या कॉन्सेप्ट में छात्रों को संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे अगर कोई खास टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, अगर अधिकांश छात्र रिसर्च एप्टीट्यूड के सवालों में गलतियां कर रहे हैं तो शिक्षक अपनी पढ़ाने की रणनीति में बदलाव करेगा। यह आकलन का निदानात्मक पहलू है।
समस्या की पहचान करना और फिर उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग प्रदान करना। और इसके बाद आता है इस पदानुक्रम का सबसे शीर्ष स्तर, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। स्रोत सामग्री में इसे स्पष्ट करने के लिए एक बहुत ही सटीक मूल्यांकन समीकरण दिया गया है। वो समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जी, यह समीकरण है मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्णय, यानी मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब हम मापन से प्राप्त निरपेक्ष आंकड़ों को किसी मानक या कसौटी के साथ रखकर उनका विश्लेषण करते हैं, तब वो मूल्यांकन बनता है। ये सबसे व्यापक स्तर है। इस समीकरण का व्यवहारिक अनुप्रयोग समझना आवश्यक है। अगर हम उसी 210 स्कोर वाले उदाहरण को आगे बढ़ाएं, वो 210 अंक मापन था, लेकिन जब उस 210 अंक की तुलना उस वर्ष की निर्धारित कट ऑफ या परसेंटाइल से की जाती है, मान लीजिए कट ऑफ 200 अंक है, हाँ मान लीजिए 200 अंक है, तो ये निर्णय लिया जाता है कि परीक्षार्थी ने जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। ये जो क्वालिफाई करना है, यही एक मूल्य निर्णय है। मूल्यांकन ये बताता है कि प्रदर्शन कितना अच्छा या खराब है। और यहीं पर परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया जाता है, जिसे हम एग्जाम ट्रैप कह सकते हैं। बिल्कुल, अक्सर कथनों में ये दे दिया जाता है कि मूल्यांकन केवल मात्रात्मक होता है, जो कि सरासर गलत है। एकदम गलत। मूल्यांकन में मात्रात्मक आंकड़े, गुणात्मक विश्लेषण और मूल्य निर्णय तीनों शामिल होते हैं। ये कभी भी केवल मात्रात्मक नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे स्पष्ट रखना चाहिए। मापन मात्रात्मक है, लेकिन मूल्यांकन सर्वांगीण है। इस सैद्धांतिक त्रयी से आगे बढ़कर यदि हम इस पूरी प्रणाली के व्यावहारिक दायरे या स्कोप पर चर्चा करें, तो सामग्री इसे अलग अलग दृष्टिकोणों से स्पष्ट करती है। अगर एक छात्र के दृष्टिकोण से देखें तो मूल्यांकन का उपयोग वर्गीकरण, ग्रेडिंग और उपचारात्मक सहायता के लिए होता है, लेकिन इसका दायरा केवल छात्र तक ही सीमित नहीं है। एक शिक्षक के लिए भी ये अपनी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता को जांचने का सबसे बड़ा साधन है। शिक्षक वाले पहलू को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यदि किसी कक्षा में असफलता का प्रतिशत बहुत अधिक है, तो आधुनिक शिक्षा शास्त्र इसे छात्रों की विफलता कम और शिक्षण रणनीति की विफलता अधिक मानता है। मतलब शिक्षक को अपना तरीका बदलना होगा। हाँ, मूल्यांकन शिक्षक को यह आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है कि क्या उसकी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन या निर्देशनात्मक रूपरेखा सही थी। इसके अलावा प्रशासन और नीति निर्माताओं के स्तर पर इसका दायरा बहुत व्यापक हो जाता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन या वोकेशनल गाइडेंस के रूप में? बिल्कुल, वोकेशनल गाइडेंस इसका एक बड़ा हिस्सा है। एप्टीट्यूड टेस्ट्स के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमताएं विज्ञान में अधिक हैं, वाणिज्य में या कला में। इसी तरह यूजीसी नेट या सिविल सेवाओं जैसी बड़ी चयन प्रक्रियाओं का पूरा आधार ही यही शैक्षिक मापन है, जहां सीमित संसाधनों या पदों के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करना होता है। इसी प्रणालीगत प्रासंगिकता को समझाते हुए स्रोत दस्तावेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के 4 स्तंभों का भी विस्तार से जिक्र है। ये 4 स्तंभ पूरी व्यवस्था को टिकाए रखते हैं। जी, ये पूरी व्यवस्था इतनी अनिवार्य क्यों है, इसे इन 4 स्तंभों के जरिए बहुत स्पष्ट किया गया है। इसमें सबसे पहला स्तंभ जवाबदेही सुनिश्चित करना या अकाउंटेबिलिटी है। शिक्षा पर राज्य और नागरिकों का बहुत बड़ा निवेश होता है, और मूल्यांकन ही वो पारदर्शी तरीका है जो ये प्रमाणित करता है कि करदाताओं के संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है और शिक्षण संस्थान वास्तव में एक शिक्षित समाज का निर्माण कर रहे हैं। जवाबदेही के साथ साथ प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। आधुनिक समाज और जो पूरा जॉब मार्केट है, वो पूरी तरह से इस प्रमाणीकरण पर ही तो निर्भर है। बिल्कुल निर्भर है। जब कोई विश्वविद्यालय किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्य घोषित करता है, तो वह एक कानूनी रूप से वैध डिग्री या सर्टिफिकेट प्रदान करता है। ये सर्टिफिकेट उस व्यक्ति की योग्यताओं का समाज के सामने एक तरह का गारंटी पत्र होता है। और तीसरा स्तंभ मानक बनाए रखना है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां सैकड़ों अलग अलग विश्वविद्यालय और बोर्ड काम कर रहे हैं, वहां मूल्यांकन ये सुनिश्चित करता है कि उच्च शिक्षा का एक न्यूनतम आधारभूत स्तर पूरे देश में समान रहे। यूजीसी जैसी संस्थाएं इन्हीं मापन उपकरणों के जरिए पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता का एक मानदंड स्थापित करती हैं। और जो चौथा स्तंभ सामग्री में बताया गया है, वो विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। वो है अनुसंधान और नवाचार, यानी रिसर्च एंड इनोवेशन।
शिक्षा में कोई भी नई रणनीति या नया सिलेबस तब तक मुख्यधारा में लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे सांख्यिकीय रूप से जांचा न जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई शोधकर्ता यह दावा करता है कि पारंपरिक लेक्चर विधि की तुलना में फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल अधिक प्रभावी है, तो इस दावे को साबित करने के लिए छात्रों के 2 समूहों का मापन और मूल्यांकन करना ही होगा। डेटा इकट्ठा करके ही ये सिद्ध किया जा सकता है कि नवाचार वास्तव में काम कर रहा है। इन 4 स्तंभों की चर्चा ये स्पष्ट कर देती है कि मापन प्रणाली शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। अब सवाल ये उठता है कि ये मापन किया कैसे जाता है। डेटा इकट्ठा करने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग होता है उन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ उपकरण, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टूल्स। हाँ, इन दोनों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं जो सीधे तौर पर परीक्षण की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी और वैधता यानी वैलिडिटी को प्रभावित करती हैं। अगर हम पहले व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव टूल्स की बात करें तो निबंधात्मक परीक्षण या एसे टेस्ट्स इसके सबसे आम उदाहरण हैं। जब किसी विशिष्ट विषय पर विस्तृत विचार प्रस्तुत करने हो, विचारों को संश्लेषित या सिंथेसाइज करना हो, या रचनात्मकता का आकलन करना हो। जी, रचनात्मकता का आकलन करना हो तो निबंधात्मक परीक्षण बहुत उपयोगी होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न कभी भी किसी की आलोचनात्मक सोच की गहराई को नहीं माप सकते, लेकिन इन परीक्षणों की सबसे बड़ी आलोचना इनके मूल्यांकन प्रक्रिया में होती है। स्रोत सामग्री में हेलो इफेक्ट जैसी एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक अवधारणा का जिक्र है। हेलो इफेक्ट यह मूल्यांकन की दुनिया में एक बहुत ही गंभीर कॉग्निटिव बायस या संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है। यह तब होता है जब परीक्षक किसी एक सकारात्मक विशेषता से इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि वह अन्य सभी पहलुओं का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की क्षमता खो देता है। जैसे अच्छी लिखावट देखकर ज्यादा नंबर दे देना। बिल्कुल यही होता है। मान लीजिए किसी परीक्षार्थी की लिखावट असाधारण रूप से सुंदर है या उसने शुरुआत में कुछ बहुत ही प्रभावशाली शब्दावली का प्रयोग किया है। परीक्षक के अवचेतन मन में उस परीक्षार्थी के प्रति एक सकारात्मक छवि बन जाती है। एक हेलो बन जाता है उसके चारों ओर। हाँ, एक हेलो बन जाता है और वह उत्तर के मुख्य तथ्यों में कमी होने के बावजूद उसे उच्च अंक दे देता है। इसी तरह इसका उल्टा भी हो सकता है, जहां खराब हैंडराइटिंग के कारण सही तथ्यों को भी कम अंक मिले। और इसी मानवीय पूर्वाग्रह के कारण व्यक्तिपरक परीक्षणों की विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते हैं। इसके विपरीत जब हम वस्तुनिष्ठ उपकरणों या ऑब्जेक्टिव टूल्स की तरफ देखते हैं, जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू या सत्य असत्य वाले परीक्षण, तो उनमें ये हेलो इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्योंकि उत्तरों की स्कोरिंग एक गणितीय सटीकता के साथ होती है, चाहे वो इंसान करे या कोई ओएमआर स्कैनर। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के माध्यम से पूरे विस्तृत पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे उनका दायरा बहुत बढ़ जाता है। वस्तुनिष्ठ उपकरणों की इसी गणितीय सटीकता के कारण उनकी विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है। विश्वसनीयता का अर्थ ही यही है कि यदि एक ही परीक्षण बार बार लिया जाए तो परिणाम समान रहने चाहिए, और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में ये स्थिरता पाई जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, जिसका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में प्रमुखता से किया गया है। हाँ? अक्सर परीक्षाओं के असर्शन रीजनिंग वाले सवालों में ये कथन दिया जाता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में विश्वसनीयता की कमी होती है। ये तो पूरी तरह से एक भ्रम है। हाँ, ये एक भ्रम है। इनकी मुख्य समस्या विश्वसनीयता नहीं, बल्कि तुक्का लगाने का प्रभाव या गैसिंग इफेक्ट है। तुक्का लगाने का प्रभाव वास्तव में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की एक बड़ी खामी है। इसके अलावा उच्च स्तर के संज्ञानात्मक कौशल जैसे विचारों का संगठन या तार्किक विश्लेषण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से मापना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। अच्छे और सटीक डिस्ट्रैक्टर्स यानी जो गलत विकल्प होते हैं वाले बहुविकल्पीय प्रश्न बनाना अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। यह तो बात हुई सामान्य परीक्षणों की। हमारी अध्ययन सामग्री कुछ बहुत ही विशिष्ट उपकरणों की ओर भी ध्यान दिलाती है, जहां शोध और मूल्यांकन के तरीके और भी अधिक तकनीकी हो जाते हैं। इसमें प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर और अनुसूची यानी शेड्यूल के बीच की तुलना बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों उपकरणों के बीच का अंतर शोध पद्धति का एक बहुत ही क्लासिक विषय है। सतह पर देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों ही प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होते हैं, लेकिन इनके उपयोग का तरीका इन्हें एक दूसरे से पूरी तरह अलग करता है। बिल्कुल अलग करता है। प्रश्नावली में प्रश्नों की सूची उत्तरदाता को भेज दी जाती है ईमेल या डाक के माध्यम से, और उत्तरदाता उसे स्वयं पढ़कर भरता है। यह समय और पैसे की बचत करने वाला उपकरण है, जो एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा इसका रिस्पॉन्स रेट है।
लोग अक्सर इसे भरकर वापस नहीं भेजते। और उससे भी बड़ी सीमा यह है कि ये पूरी तरह से साक्षर आबादी पर निर्भर है। जी, अगर लक्षित समूह ऐसा है जो पढ़ लिख नहीं सकता, तो प्रश्नावली पूरी तरह से अप्रभावी हो जाती है। यहीं पर अनुसूची या शेड्यूल की भूमिका अहम हो जाती है। अनुसूची में शोधकर्ता स्वयं उत्तरदाता के सामने उपस्थित रहता है, वो खुद प्रश्न पढ़ता है और उत्तरदाता के जवाबों को अपने हाथ से भरता है। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अनुसूची का यह पहलू सबसे बड़ा कीवर्ड है। जब भी किसी प्रश्न में ग्रामीण पृष्ठभूमि, निरक्षर आबादी या छोटे बच्चों से डेटा इकट्ठा करने की बात आए, तो वहां एकमात्र सही उपकरण अनुसूची होता है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत महंगी है और इसमें समय भी अधिक लगता है। महंगी है, लेकिन आमने सामने होने के कारण इसमें रिस्पॉन्स रेट लगभग 100% होता है। इसके अलावा शोधकर्ता उत्तरदाता के हाव भाव भी नोट कर सकता है और अगर कोई प्रश्न उत्तरदाता को समझ में नहीं आ रहा है, तो शोधकर्ता उसे सरल भाषा में समझा भी सकता है। डेटा संग्रह के इन तरीकों के बाद सामग्री में कुछ ऐसे उपकरणों का उल्लेख है जो अमूर्त मानवीय गुणों को मापने का प्रयास करते हैं, जैसे भावनाएं, व्यक्तित्व या दृष्टिकोण। इसमें इन्वेंट्री और रेटिंग स्केल का जिक्र है। इन्वेंट्री की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें ज्ञान आधारित परीक्षणों की तरह कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ ये मापने का एक ढांचा है कि एक व्यक्ति का रुझान किस तरफ है। इन्वेंट्री का उपयोग मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में होता है। सामग्री में MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। MMPI व्यक्तित्व के लक्षणों और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को मापने के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली इन्वेंट्री है। इसके साथ ही दृष्टिकोण या एटीट्यूड को मापने के लिए रेटिंग स्केल्स का बहुत उपयोग होता है। रेटिंग स्केल किसी भावना की तीव्रता को मापने का काम करते हैं। इसमें विशेष रूप से 2 पैमानों का उल्लेख उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है लिकर्ट स्केल, जो आमतौर पर 5 पॉइंट का होता है। हाँ, इसमें पूर्ण सहमत से लेकर पूर्ण असहमत तक के विकल्प होते हैं। और दूसरा है ऑसगुड का सिमेंटिक डिफरेंशियल। ये 7 पॉइंट का स्केल होता है, जो 2 विपरीत विशेषणों या बायपोलर एडजेक्टिव्स का उपयोग करता है, जैसे एक सिरे पर अच्छा और दूसरे सिरे पर बुरा, और उत्तरदाता को इन दोनों के बीच कहीं खुद को रेट करना होता है। इन मनोवैज्ञानिक और अमूर्त मापदंडों के अलावा मूल्यांकन का एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है जिस पर ध्यान देना चाहिए, प्रदर्शन परीक्षण या परफॉर्मेंस टेस्ट्स। ये परीक्षण पूरी तरह से अशाब्दिक या नॉन वर्बल होते हैं। ये ऐसे कई कौशल और बुद्धिमत्ता के प्रकार हैं जिन्हें भाषा या कागज कलम के माध्यम से नहीं मापा जा सकता। प्रदर्शन परीक्षणों में व्यक्ति को कोई शारीरिक या व्यवहारिक कार्य करके दिखाना होता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जो भाषा संबंधी बाधाओं का सामना करते हैं, जैसे कि श्रवण बाधित लोग या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। बिल्कुल, प्रदर्शन परीक्षणों के तहत बुद्धि को मापने के लिए भी बहुत ही विशिष्ट टूल्स विकसित किए गए हैं। सामग्री में ब्लॉक डिजाइन टेस्ट का जिक्र है, जहां परीक्षार्थी को रंगे हुए ब्लॉकों का उपयोग करके एक दिए गए पैटर्न को दोबारा बनाना होता है। और भारतीय संदर्भ में बात करें तो हाँ, भारतीय संदर्भ में भाटिया बैटरी का उल्लेख बहुत प्रासंगिक है। यह भारत में विकसित एक अत्यंत प्रसिद्ध अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसमें कई सब टेस्ट शामिल होते हैं, जैसे कोहोज का ब्लॉक डिजाइन या अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट। परीक्षाओं में अक्सर ये सीधे पूछा जाता है कि भाटिया बैटरी का उपयोग किस प्रकार के मापन के लिए होता है। भाटिया बैटरी का निर्माण ही भारतीय आबादी की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए किया गया था, ताकि बुद्धिमत्ता का मापन किसी विशेष भाषा के ज्ञान पर निर्भर ना रहे। इस पूरी चर्चा को अगर एक वृहद परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि मापन और मूल्यांकन के ये उपकरण केवल कुछ तकनीकी शब्द नहीं हैं। ये वे पैमाने हैं जिनके आधार पर हमारी शिक्षा प्रणाली काम करती है। स्टीवंस की मात्रात्मक परिभाषा से लेकर मूल्य निर्णय पर आधारित मूल्यांकन के समीकरण तक, और हेलो इफेक्ट की व्यक्तिपरक कमियों से लेकर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की सांख्यिकीय विश्वसनीयता तक, ये पूरी यात्रा ये बताती है कि योग्यताओं का आकलन कितना जटिल और बहुआयामी विषय है। और ये भी कि हम किस उपकरण का चुनाव करते हैं, चाहे वो प्रश्नावली हो या अनुसूची इन्वेंट्री हो या प्रदर्शन परीक्षण। ये पूरी तरह से हमारे लक्षित समूह और हमारे शोध या मूल्यांकन के मूल उद्देश्य पर निर्भर करता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के इन तकनीकी और सैद्धांतिक पहलुओं को गहराई से समझने का प्रयास किया।
ये स्पष्ट है कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षा प्रणाली के लिए इन अवधारणाओं की समझ केवल और केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी अकादमिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अंत में एक ऐसा पहलू है जिस पर विचार करना आज के तकनीकी युग में बेहद प्रासंगिक होगा। हमने देखा कि व्यक्तिपरक परीक्षण मानवीय समझ और रचनात्मकता को तो सराहते हैं, लेकिन हेलो इफेक्ट जैसे पूर्वाग्रहों का शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वस्तुनिष्ठ परीक्षण सटीक और विश्वसनीय तो है, लेकिन वे विचारों की गहराई नहीं माप सकते। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, वह एक नया दृष्टिकोण पेश करता है। अगर भविष्य में एआई सिस्टम निबंधात्मक उत्तरों या सब्जेक्टिव विचारों को पूरी गणितीय सटीकता और बिना किसी मानवीय पूर्वाग्रह के जांचने में पूरी तरह सक्षम हो जाएं, तो क्या शिक्षा प्रणाली में मानवीय परीक्षकों की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या मशीनी निष्पक्षता अंततः मूल्यांकन की दुनिया में मानवीय समझ और अनुभव की जगह ले लेगी? क्या एक पूरी तरह से दोष रहित मूल्यांकन प्रणाली कभी संभव हो पाएगी? मूल्यांकन के भविष्य को लेकर ये निश्चित रूप से एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मूल्यांकन की उस अंतिम और दोष रहित कसौटी को पार कर पाएंगी जो सदियों से शिक्षा शास्त्रियों के लिए एक चुनौती बनी हुई है? ये सोचने वाली बात है और आगे के शोध का एक बहुत बड़ा विषय भी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस चर्चा से शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के इन तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली होगी। अगली बार एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ फिर से गहराई में उतरेंगे। ज्ञान और विश्लेषण की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसे हम परफेक्ट टेस्ट की खोज भी कह सकते हैं। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय है शैक्षिक मापन, यानी एजुकेशनल मेजरमेंट। बिल्कुल, और ये विषय खासकर उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स। हमारे पास जो स्रोत सामग्रियां और नोट्स हैं, उनका विश्लेषण करके आज हमारा मिशन यह समझना है कि एक अच्छी परीक्षा या टेस्ट सिर्फ कुछ रैंडम सवालों का समूह नहीं होता है। सही कहा आपने, वो एक बहुत ही वैज्ञानिक उपकरण होता है। बिल्कुल। हम अक्सर परीक्षा हॉल में बैठते हैं, पेपर हल करते हैं और बस रिजल्ट का इंतजार करते हैं। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि उस प्रश्न पत्र के पीछे का विज्ञान क्या है? कैसे कोई संस्था यह तय करती है कि किसी परीक्षार्थी के ज्ञान का मापन एकदम निष्पक्ष हो? यही वो जगह है जहां शैक्षिक मापन का असली काम शुरू होता है। कोई भी मानकीकृत परीक्षण, या मेरा मतलब है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, हवा में नहीं बनता। इसके 4 बहुत ही मजबूत स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वे 4 पिलर कौन से हैं? अगर ये 4 पिलर ना हो तो कोई भी टेस्ट बस एक मैगजीन का क्विज बनकर रह जाएगा। पहला स्तंभ है विश्वसनीयता, जिसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी यानी निरंतरता। बिल्कुल, इसका कीवर्ड ही निरंतरता या कंसिस्टेंसी है। दूसरा पिलर है वैधता यानी वैलिडिटी, जिसका मतलब है मापन की सत्यता। तीसरा है वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी, जहां मूल्यांकन में किसी भी व्यक्तिगत पक्षपात या पर्सनल बायस की कोई जगह ना हो। और चौथा है उपयोगिता या यूजेबिलिटी, मतलब क्या वो टेस्ट व्यवहारिक और लागत प्रभावी है, क्या उसे लागू करना आसान है। जब ये चारों मिलते हैं तभी एक टेस्ट वैज्ञानिक बनता है। विश्वसनीयता की गहराई में चलते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही आम जीवन का उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। वजन तोलने वाली मशीन वाला उदाहरण है ना? हाँ, वही। मान लीजिए मैं एक मशीन पर खड़ी होती हूँ और वो मेरा वजन 60 किलो दिखाती है। मैं नीचे उतरती हूँ, 5 मिनट बाद फिर से चेक करती हूँ। अगर वो फिर से 60 किलो दिखाए तो मतलब मशीन अत्यधिक विश्वसनीय है। एकदम सही। लेकिन अगर वो दूसरी बार में 75 किलो और तीसरी बार में 50 किलो दिखाने लगे तो वो मशीन पूरी तरह से अविश्वसनीय हो जाएगी। परीक्षा के नजरिए से इसे ही परिणामों में निरंतरता कहा जाता है ना? हाँ, इसे कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स कहते हैं। और शैक्षिक जगत में इस विश्वसनीयता को मापने की 4 मुख्य विधियां हैं। मैं उन्हें एक एक करके समझाता हूँ। बिल्कुल, बताइए। पहली है परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, जिसे टेस्ट रीटेस्ट मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही टेस्ट को परीक्षार्थियों के एक ही समूह पर कुछ समय के अंतराल के बाद दोबारा लिया जाता है। अच्छा, तो ये समय के साथ स्थिरता या स्टेबिलिटी मापता है। हाँ, लेकिन इसमें एक समस्या है। वही मैं सोच रही थी, अगर एक ही टेस्ट दोबारा दिया जाए
तो बच्चों को सवाल याद नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल, मेमोरी या प्रैक्टिस का असर उनके स्कोर को बढ़ा देगा। इसीलिए दूसरी विधि आई, समानांतर प्रारूप विधि या पैरेलल फॉर्म्स। इसमें क्या होता है? इसमें एक ही टेस्ट के दो एकदम समान वर्जन बनाए जाते हैं। मान लीजिए फॉर्म ए और फॉर्म बी, दोनों का कठिनाई स्तर और विषय वस्तु एक जैसी होती है। ये विधि दोनों के बीच की तुल्यता या इक्विवेलेंस को मापती है। लेकिन ये तो किसी भी एजेंसी के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। दो बिल्कुल एक जैसे टेस्ट बनाना, इसमें समय और पैसा दोनों बहुत लगेंगे। सही पकड़ा आपने, ये बहुत खर्चीला है। इसीलिए तीसरी और सबसे व्यवहारिक विधि का इस्तेमाल होता है, अर्ध विच्छेदन विधि या स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मतलब टेस्ट को आधा कर देना? बिल्कुल, परीक्षार्थी टेस्ट एक ही बार देता है, लेकिन स्कोरिंग के समय हम उस पूरे टेस्ट को दो हिस्सों में बांट देते हैं। आमतौर पर सम संख्या वाले प्रश्न एक तरफ और विषम संख्या वाले प्रश्न दूसरी तरफ, इवन और ऑड। समझ गई। तो इससे एक ही टेस्ट के भीतर की निरंतरता पता चल जाती है। हाँ, इसे इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। लेकिन जब हम टेस्ट को आधा करते हैं तो उसकी लंबाई आधी हो जाती है, और मापन का नियम है कि छोटा टेस्ट कम विश्वसनीय होता है। तो इस कमी को कैसे दूर करते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला है, स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर टेस्ट अपनी पूरी लंबाई का होता तो उसकी विश्वसनीयता कितनी होती। इसके अलावा एक चौथी विधि भी है, कूडर रिचर्डसन। KR20। हाँ, KR20। ये एक जटिल फॉर्मूला है जो ये जांचता है कि क्या टेस्ट के सभी पद या आइटम्स एक ही कॉन्सेप्ट को माप रहे हैं। इसे पदों के बीच निरंतरता या इंटर आइटम कंसिस्टेंसी कहते हैं। ये तो रिलायबिलिटी की बात होगी। लेकिन मान लीजिए वो खराब वजन वाली मशीन मुझे लगातार 100 किलो दिखा रही है हर बार, तो मशीन रिलायबल तो है क्योंकि रिजल्ट में निरंतरता है। हाँ, लेकिन क्या वो रिजल्ट सही है? बिल्कुल नहीं। मेरा वजन 100 किलो नहीं है, तो रिलायबल होने के बावजूद वो मशीन गलत है। मुझे लगता है यहीं से वैधता या वैलिडिटी की एंट्री होती है। एकदम सही जगह पर जोड़ा है आपने इसे। वैधता किसी भी टेस्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका सीधा मतलब है टेस्ट वही मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है। स्रोत में इसका एक बहुत रोचक उदाहरण है। गणित के टेस्ट वाला? हाँ, अगर गणित के टेस्ट में बहुत ही कठिन अंग्रेजी शब्दावली का उपयोग कर लिया जाए तो वो गणित के कौशल को नहीं मापेगा, वो तो अंग्रेजी पढ़ने के कौशल को मापने लगेगा। और इसलिए वो टेस्ट गणित के लिए अवैध या इनवैलिड हो जाएगा। देखिए, विश्वसनीयता का मतलब है कैसे मापता है और वैधता का मतलब है क्या मापता है। तो हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि कोई टेस्ट वैध है? इसके कई प्रकार हैं। पहला है विषय वस्तु वैधता या कंटेंट वैलिडिटी। ये देखती है कि क्या टेस्ट पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है। जैसे यूजीसी नेट में 10 यूनिट्स हैं, तो क्या 10 यूनिट से सवाल आए हैं? ये तो बहुत बुनियादी लग रहा है। हाँ, हाँ। दूसरा प्रकार थोड़ा तकनीकी है, कसौटी संबंधित वैधता या क्राइटेरियन रिलेटेड। इसमें हम टेस्ट के रिजल्ट की तुलना किसी बाहरी मानक से करते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? इसके दो हिस्से हैं। एक है समवर्ती या कंकरेंट वैलिडिटी, जहां हम उसी समय लिए गए किसी पुराने स्थापित टेस्ट से तुलना करते हैं, और दूसरा है भविष्य सूचक या प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव, जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम। बिल्कुल, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का लक्ष्य सिर्फ आज का ज्ञान मापना नहीं है, बल्कि यह भविष्यवाणी करना है कि भविष्य में वह छात्र कितना अच्छा डॉक्टर बनेगा। अगर टॉपर कॉलेज जाके फेल होने लगे तो उस टेस्ट की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी 0 हो जाएगी। एकदम सही। तीसरा प्रकार है रचनात्मक वैधता या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जब हमें बुद्धि या परीक्षा की चिंता जैसी अमूर्त चीजों को मापना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस का उपयोग होता है। और एक मुख वैधता या फेस वैलिडिटी भी तो होती है। हाँ, पर वो सबसे कम वैज्ञानिक है। वह बस ये देखती है कि क्या टेस्ट देखने में सही लग रहा है। इन दोनों को समझने के बाद स्रोत सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर्णिम नियम का जिक्र है, गोल्डन रूल। हाँ, यह नियम कहता है कि एक वैध परीक्षण हमेशा विश्वसनीय होता है। A valid test is always reliable. बिल्कुल, लेकिन एक विश्वसनीय परीक्षण का वैध होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वही आपका टूटी हुई मशीन वाला उदाहरण, वो विश्वसनीय है, लगातार 100 किलो दिखा रही है, लेकिन वैध नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत सी भ्रांतियां दूर कर देता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास एक अच्छा टेस्ट आ गया और किसी छात्र को 100 में से 60 अंक मिल गए, इसे रॉ स्कोर कहते हैं। हाँ, रॉ स्कोर। लेकिन इस 60 अंक का अपने आप में कोई अर्थ तो है नहीं।
कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है या बुरा? यहीं पर मानकों या नॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। मानक किसी विशिष्ट संदर्भ समूह के औसत प्रदर्शन को कहते हैं। मतलब हम तुलना करते हैं। हाँ, ये आयु के आधार पर हो सकता है, कक्षा या ग्रेड के आधार पर हो सकता है, या सबसे आम प्रतिशतक या परसेंटाइल के आधार पर। और आज के समय में जब लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं तो वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी बहुत काम आती है। OMR शीट और MCQ इसका बेहतरीन उदाहरण है। जांचने वाले के मूड का नंबरों पर कोई असर नहीं होता और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब उपयोगिता भी पूरी है। मूल्यांकन के इन तरीकों को माइकल स्क्रिवेन ने 1967 में 2 हिस्सों में बांटा था। स्रोत में इसका बहुत अच्छा विश्लेषण है। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव और समेटिव। मैं इसे ऐसे समझती हूँ कि रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। इसका लक्ष्य प्रगति की निगरानी करना है। बिल्कुल, इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। सीखने के लिए आकलन, जैसे क्लासरूम क्विज या साप्ताहिक टेस्ट, इसमें सुधार की गुंजाइश होती है। और योगात्मक मूल्यांकन? ये निर्देश के अंत में होता है, जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा। इसका लक्ष्य ग्रेड देना या महारत को प्रमाणित करना है। इसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। यह अंतर बहुत स्पष्ट है। इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा सवाल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के मन में हमेशा रहता है। रॉबर्ट ग्लेसर ने 1963 में 2 शब्द दिए थे, NRT और CRT। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो UGC नेट जैसे एग्जाम NRT में आएंगे। हाँ, NRT में एक छात्र की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। यह आपकी सापेक्ष स्थिति या रिलेटिव पोजीशन बताता है। इसका पूरा फोकस भेदभाव करने और रैंकिंग बनाने पर होता है। मतलब ये मायने नहीं रखता कि मेरे नंबर कितने हैं, मायने ये रखता है कि क्या मैं टॉप 6% में हूँ। एकदम सही। इसमें परसेंटाइल रैंक और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का इस्तेमाल होता है। और CRT? इसके बिल्कुल विपरीत है। CRT में छात्र की तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि एक निश्चित मानक या फिक्स्ड स्टैंडर्ड से होती है। ये पूर्ण स्थिति या एब्सोल्यूट पोजीशन बताता है। जैसे CTET परीक्षा, जहां पास होने के लिए 150 में से 90 अंक लाना फिक्स है। बिल्कुल, इसका फोकस प्रतिस्पर्धा पर नहीं, बल्कि मास्टरी लर्निंग पर है। अगर सब 90 ले आए तो सब पास। ये बहुत ही न्याय संगत लगता है। अब एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू पर आते हैं, स्केलिंग और स्टैंडर्ड स्कोर। ये मापन की जान है। मान लीजिए किसी छात्र को गणित के एक बहुत कठिन टेस्ट में 50 अंक मिलते हैं और अंग्रेजी के एक बहुत आसान टेस्ट में भी 50 अंक मिलते हैं। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं। रॉ स्कोर्स की इस तरह तुलना नहीं की जा सकती। आसान और कठिन पेपर के स्कोर्स को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है स्टैंडर्ड स्कोर। इनमें सबसे बुनियादी है Z स्कोर। Z स्कोर कैसे काम करता है? Z स्कोर हमें यह बताता है कि कोई रॉ स्कोर पूरे समूह के औसत यानी मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर या नीचे है। इसमें हम मीन को 0 मान लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1। लेकिन अगर मीन 0 है तो जो बच्चे औसत से कम अंक लाएंगे उनका स्कोर तो माइनस में चला जाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या है। स्कोर नेगेटिव और दशमलव में आ जाते हैं, जैसे -1.5। अब किसी अभिभावक को यह समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो डर ही जाएंगे कि मेरे बच्चे के नंबर माइनस में कैसे आ गए। इसी समस्या को सुलझाने के लिए W.A. मैकॉल ने T स्कोर बनाया। उन्होंने इस फॉर्मूले से नेगेटिव और दशमलव दोनों को हटा दिया। वो कैसे? उन्होंने T स्कोर के पैमाने पर मीन को 0 की बजाय 50 मान लिया और स्टैंडर्ड डिविएशन को 10 तय कर दिया। तो अगर किसी का Z स्कोर +1.5 है तो T स्कोर 65 हो जाएगा। बिल्कुल सही कैलकुलेशन। इस तरह सारे स्कोर्स पॉजिटिव और पूर्ण संख्या में आ जाते हैं। क्या इनके अलावा भी कोई स्कोर होते हैं? हाँ, संक्षेप में बताऊं तो एक स्टेनाइन होता है जिसे स्टैंडर्ड 9 कहते हैं। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को 9 बैंड्स में बांटता है, 1 से 9 तक। इसका मीन 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होता है। और एक C स्कोर भी है जो गिलफोर्ड ने दिया था। ये 11 पॉइंट स्केल है, 0 से 10 तक। ये सारी गणितीय प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी परीक्षार्थी के साथ कठिनाई स्तर या अलग-अलग शिफ्ट्स के कारण कोई अन्याय न हो। बिल्कुल, स्टैंडर्ड स्कोर्स परीक्षाओं को निष्पक्ष बनाते हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि एक अच्छे टेस्ट के 4 स्तंभ क्या हैं, कैसे विश्वसनीयता उसमें निरंतरता लाती है और वैधता सच्चाई लाती है।
और हमने ये भी समझा कि मूल्यांकन के उद्देश्य फॉर्मेटिव और समेटिव हो सकते हैं और कैसे Z और T स्कोर रॉ अंकों को एक निष्पक्ष रूप देते हैं। सच में ये एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण था। चलते चलते मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। अगली बार जब भी कोई परीक्षा परिणाम सामने आए तो केवल उन रॉ अंकों को देखकर अपनी या किसी और की बौद्धिक क्षमता का अंतिम आकलन ना करें। ये सोचिएगा कि वो टेस्ट NRT था या CRT। क्या वो आपके असली ज्ञान को मापने के लिए वैध था या केवल एक मशीन की तरह विश्वसनीय होकर रह गया? मापन की ये दुनिया केवल कुछ अंकों और ग्रेड्स के बारे में नहीं है। ये इस बात का दर्शन है कि हम इंसानी क्षमता को कैसे देखते हैं और कैसे आंकते हैं। ये बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। इसके साथ ही हमारे इस गहन विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। शैक्षिक मापन के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय मतलब आज का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए एक खजाने जैसा है जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं। जी बिल्कुल। खासकर वो लोग जो UGC नेट, JRF या उच्च शिक्षा की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। आज हमारा मिशन है शैक्षिक मापन यानी एजुकेशनल मेजरमेंट के पीछे के पूरे विज्ञान को डिकोड करना। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर लोग बहुत हल्के में लेते हैं। मतलब जब हम टेस्ट या परीक्षा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस कुछ छपे हुए पन्ने और सवाल आते हैं। सही कहा, बस गए और पेपर दे दिया। बिल्कुल। लेकिन हकीकत में किसी भी मानक परीक्षण को तैयार करना एक बेहद कठोर और सटीक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सटीक मापन ही हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होता है। इसी से तो तय होता है कि कोई छात्र अभी कहाँ खड़ा है और उसे आगे कैसे ले जाना है। एकदम सही। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो शब्द हमारे सोर्सेज में बार बार आता है, मानकीकृत परीक्षण या जिसे हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं, ये असल में होता क्या है? देखिए, अगर मैं बहुत सरल भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे हर किसी के लिए बिल्कुल एक समान तरीके से आयोजित किया जाता है और उसी समान तरीके से उसके अंक भी दिए जाते हैं। अच्छा, मतलब कोई भेदभाव नहीं? जी। और इसके पीछे का जो मूल सिद्धांत है ना, जिसे हम स्वर्णिम नियम या द गोल्डन रूल कह सकते हैं, वो बहुत दिलचस्प है। मानकीकरण का पूरा उद्देश्य एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब इसे ऐसे समझिए कि अगर आज कोई परीक्षा हो रही है तो कश्मीर में बैठे एक विद्यार्थी और कन्याकुमारी में बैठे दूसरे विद्यार्थी का परीक्षा देने का अनुभव बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत तार्किक है। हाँ, किसी भी बाहरी कारण से किसी को कोई एक्स्ट्रा फायदा या नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और इस समान अनुभव को पक्का करने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों को एकदम सेम रखा जाता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। पहला है सटीक समय सीमा। बिल्कुल। अगर पेपर 2 घंटे का है तो हर सेंटर पर ठीक 2 घंटे ही मिलेंगे, न 1 मिनट कम और न ज्यादा। हाँ। दूसरा है समान निर्देश। मतलब हर किसी को बिल्कुल एक जैसे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को मिलते हैं। जी। और तीसरा सबसे अहम है एक समान स्कोरिंग कुंजी या यूनिफॉर्म स्कोरिंग की। इसका मतलब कि किसी उत्तर को जांचने का पैमाना हर व्यक्ति के लिए एक ही होगा। परीक्षक के मूड का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सही कहा आपने। और यहीं पे असली विज्ञान शुरू होता है। कोई भी मानकीकृत परीक्षण ऐसे ही रातों रात नहीं बन जाता। इसके पीछे एक पूरी क्रोनोलॉजी होती है। 6 वैज्ञानिक चरण होते हैं इसके। हाँ, 6 चरण। और शैक्षिक मापन को गहराई से समझने वालों के लिए इन चरणों का सही क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। तो फिर इन 6 चरणों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला चरण है योजना बनाना या प्लानिंग एंड ब्लूप्रिंट। जी। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें ये तय करना होता है कि हम मापना क्या चाहते हैं। क्या हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि छात्र ने कितने तथ्य रटे हैं, यानी उसका ज्ञान, या फिर हम उसकी समझ और उस ज्ञान को लागू करने की क्षमता मतलब एप्लीकेशन को मापना चाहते हैं। और इसी योजना को एक साकार रूप देने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। इसे विशिष्टीकरण तालिका या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस भी कहते हैं। ये ब्लूप्रिंट असल में काम कैसे करता है? इसे एक आर्किटेक्ट के नक्शे की तरह समझ सकते हैं। घर बनाने से पहले जैसे नक्शा बनता है, वैसे ही टेस्ट बनाने से पहले ब्लूप्रिंट बनता है। अच्छा, ये एक 2 वे या 3 वे ग्रिड होता है, जहां एक तरफ आपके पाठ्यक्रम के अलग अलग विषय होते हैं और दूसरी तरफ हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। ब्लूप्रिंट ये तय करता है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे और उनका वेटेज क्या होगा।
ये ब्लूप्रिंट वाली बात परीक्षाओं के नजरिए से बहुत अहम है, क्योंकि ये विषय वस्तु वैधता या कंटेंट वैलिडिटी को पक्का करती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी ने 10 चैप्टर पढ़े हों लेकिन परीक्षा में सिर्फ 2 ही चैप्टर से सारे सवाल आ जाएं। हाँ, ये बहुत आम शिकायत होती है छात्रों की। ब्लूप्रिंट इसी बात को रोकता है। ये सुनिश्चित करता है कि सिलेबस का हर महत्वपूर्ण हिस्सा कवर हो। सही कहा। जब ये नक्शा या ब्लूप्रिंट पास हो जाता है, तब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है प्रारंभिक मसौदा तैयार करना या ड्राफ्टिंग। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार नियम काम करता है जिसे रूल ऑफ डबल कहा जाता है। हाँ, द रूल ऑफ डबल। इसका मतलब ये है कि अगर फाइनल एग्जाम के लिए 50 प्रश्नों का एक पेपर बनाना है तो विशेषज्ञों को कम से कम 100 से 150 प्रश्न लिखने पड़ते हैं। जी, मतलब जरूरत से सीधे 2 गुने या 3 गुने प्रश्न है। ये तो पेपर बनाने वालों के लिए बहुत थका देने वाला काम होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आगे की प्रक्रिया में बहुत सारे प्रश्न रिजेक्ट होने वाले हैं। और वे रिजेक्ट क्यों होते हैं, ये हमारे तीसरे चरण में साफ हो जाता है। तीसरा चरण, जिसे पूर्व प्रयास या द ट्राई आउट कहते हैं। जी, और सच कहूं तो ये पूरी प्रक्रिया का सबसे नाजुक हिस्सा है। इसे एक तरह की ड्रेस रिहर्सल मान सकते हैं। जो 100 या 150 प्रश्न हमने ड्राफ्ट किए हैं, उन्हें सीधे फाइनल एग्जाम में नहीं उतारा जाता। तो पहले क्या करते हैं? पहले उन्हें 300 से 400 छात्रों के एक प्रतिनिधि समूह पर टेस्ट किया जाता है। और इस रिहर्सल से जो डेटा निकलता है, उसका बहुत ही गहरा सांख्यिकीय विश्लेषण होता है, जिसे हम पद विश्लेषण या आइटम एनालिसिस कहते हैं। बिल्कुल। और ये विश्लेषण मुख्य रूप से 2 पैमानों पर काम करता है। पहला पैमाना है पद कठिनाई स्तर या आइटम डिफिकल्टी, जिसे पी वैल्यू भी कहा जाता है। पी वैल्यू, इसका फॉर्मूला तो बहुत सीधा है। P इज इक्वल टू R/N, जहां R का मतलब है कितने छात्रों ने सही उत्तर दिया और N का मतलब है कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी। इसे थोड़ा और स्पष्ट कर दें। मान लीजिए कि किसी प्रश्न का सही उत्तर क्लास के 100% छात्रों ने दे दिया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो प्रश्न बहुत आसान है। वो किसी के ज्ञान को चुनौती दे ही नहीं रहा। हाँ, और दूसरी तरफ अगर किसी प्रश्न का उत्तर 0% छात्रों ने दिया, यानी कोई भी उसे हल नहीं कर पाया, तो वो बहुत ज्यादा कठिन है या आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है। बिल्कुल। तो मानकीकरण की इस छटनी में इन दोनों ही एक्सट्रीम प्रश्नों को हटा दिया जाता है। एक आदर्श पी वैल्यू 0.50 मतलब 50% मानी जाती है। ये कठिनाई का सबसे बेहतरीन संतुलन है। जी, लेकिन सिर्फ कठिनाई का स्तर देखना काफी नहीं है। इसका दूसरा पैमाना और भी ज्यादा दिलचस्प है, विभेदन क्षमता या डी वैल्यू। आइटम डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, ये इस बात की जांच करता है कि क्या कोई प्रश्न होशियार छात्रों और थोड़े कमजोर छात्रों के बीच सही तरीके से अंतर कर पा रहा है या नहीं। और इस डी वैल्यू को निकालने के लिए कैली के 27% नियम का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, केलीज 27% रूल। इसके अनुसार हम पूरे समूह को उनके कुल स्कोर के आधार पर बांटते हैं। टॉप 27% छात्र जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और निचले 27% छात्र जिनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स ने किसी खास प्रश्न पर कैसा परफॉर्म किया। हाँ, और यहाँ से जो नतीजे आते हैं वे परीक्षण की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। अगर डी वैल्यू सकारात्मक यानी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि टॉप वाले तेज छात्रों ने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया, जबकि निचले वाले उसे हल नहीं कर पाए। तो ये एक अच्छा प्रश्न है और इसे टेस्ट में रख लिया जाता है। जी, लेकिन अगर डी वैल्यू 0 आती है, तो इसका अर्थ है कि दोनों समूहों का प्रदर्शन उस प्रश्न पर बिल्कुल एक जैसा रहा। मतलब वो प्रश्न छात्रों की असली क्षमता में कोई भेद नहीं कर पाया, तो उसे बाहर कर देते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब डी वैल्यू नकारात्मक या नेगेटिव हो जाती है। ये तो बहुत अजीब बात है। इसका मतलब है कि जो छात्र क्लास में कमजोर थे उन्होंने सही जवाब दे दिया, लेकिन जो सबसे होशियार बच्चे थे उन्होंने गलत जवाब दिया। हाँ, और इसे टेस्टिंग की भाषा में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि होशियार बच्चे अचानक कमजोर हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि या तो प्रश्न की भाषा में कोई बहुत बड़ा झोल है जिससे तेज बच्चे ज्यादा गहराई से सोचने के चक्कर में उलझ गए, या फिर जो आंसर की बनाई गई है वो ही गलत है। ओहो, तो ऐसे प्रश्नों को तो तुरंत बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल, बिना किसी देरी के इन्हें परीक्षण से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह की कड़ी छटनी के बाद 150 में से हमारे पास 50 सबसे बेहतरीन और संतुलित प्रश्नों का एक सेट बचता है। इसके बाद आता है चौथा चरण, अंतिम परीक्षण का निर्माण
या असेंबलिंग द फाइनल टेस्ट। जी, यहाँ बचे हुए प्रश्नों को एक खास तरीके से सेट किया जाता है, बढ़ते हुए कठिनाई क्रम में, यानी सबसे आसान सवाल सबसे पहले और सबसे कठिन सवाल सबसे अंत में। इसके पीछे भी कोई मनोवैज्ञानिक कारण है क्या? बहुत बड़ा कारण है। परीक्षा का माहौल पहले ही बहुत तनावपूर्ण होता है। जब विद्यार्थी पेपर शुरू करता है और पहले कुछ आसान प्रश्नों को आसानी से हल कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हाँ, एक लय बन जाती है। बिल्कुल, ये शुरुआती आत्मविश्वास उसे आगे आने वाले कठिन प्रश्नों से जूझने की मानसिक ताकत देता है। अगर पहला ही पन्ना सबसे कठिन सवालों से भरा हो तो घबराहट में वो उन सवालों को भी गलत कर सकता है जो उसे आते हैं। ये बहुत ही व्यावहारिक अप्रोच है। खैर, पेपर सेट हो जाने के बाद पांचवा चरण आता है विश्वसनीयता और वैधता स्थापित करना। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हाँ, इस तैयार परीक्षण को अब एक नए और काफी बड़े समूह पर कंडक्ट किया जाता है। यहाँ विश्वसनीयता जांचने के लिए स्प्लिट हाफ या KR20 जैसे फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। इसे एक कंसिस्टेंसी चेकर की तरह समझ सकते हैं। अगर कोई वजन मापने वाली मशीन आज 60 किलो दिखाए और कल 80 किलो, तो आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। उसी तरह एक अच्छे टेस्ट को अलग अलग समय पर समान परिणाम देने चाहिए। और इसके साथ ही वैलिडिटी भी जांची जाती है कि क्या ये टेस्ट वास्तव में वही माप रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था। और जब ये सब पुख्ता हो जाता है तब हम छठे और आखिरी चरण पर पहुंचते हैं, मानक और मैनुअल विकसित करना। कोई भी कच्चा अंक या रॉ स्कोर तब तक अधूरा है जब तक उसे किसी मानक से न जोड़ा जाए। सही कहा। इसीलिए आयु ग्रेड या परसेंटाइल मानक तय किए जाते हैं। और अंत में एक टेस्ट मैनुअल पब्लिश किया जाता है जो एक रूल बुक की तरह होता है, जिसमें निर्देश, समय सीमा, स्कोरिंग का तरीका सब बारीकी से लिखा होता है। जी, और इसी के साथ टेस्ट बनाने की ये लंबी और तार्किक प्रक्रिया पूरी होती है। चलिए, ये तो हो गया टेस्ट बनाने का विज्ञान। अब थोड़ा इस पर बात करते हैं कि हम माप क्या रहे हैं। मापन के वो प्रकार जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले उपलब्धि यानी अचीवमेंट और अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अचीवमेंट का संबंध इस बात से है कि किसी ने अतीत से लेकर आज तक क्या कुछ सीख लिया है। मतलब ये एक तरह से रियर व्यू मिरर या पीछे देखने वाले शीशे की तरह है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। कोई भी बोर्ड परीक्षा या UGC नेट की परीक्षा, ये सब अचीवमेंट टेस्ट ही है। ये वर्तमान के ज्ञान को जांचते हैं। दूसरी ओर एप्टीट्यूड एक हेडलाइट की तरह है जो भविष्य की ओर देखती है। ये देखती है कि अगर सही ट्रेनिंग मिले तो किसी के अंदर कोई नया कौशल सीखने की कितनी क्षमता है। एकदम सटीक। शिक्षा और करियर काउंसलिंग में एप्टीट्यूड टेस्ट्स के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जैसे हाई स्कूल के स्तर पर इस्तेमाल होने वाला DAT या डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो ये बताता है कि विद्यार्थी किस दिशा में बेहतर कर सकता है। हाँ, और वयस्कों के लिए GATB भी होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, जो सही जॉब प्लेसमेंट में बहुत कारगर है। इसी कड़ी में एक और विषय है जो बहुत चर्चा में रहता है, बुद्धि या इंटेलिजेंस का मापन। जी, बुद्धि क्या है, इसे लेकर वेक्सलर ने बहुत व्यापक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा था कि बुद्धि कोई एक काम करने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की किसी उद्देश्य के साथ काम करने, तर्क के आधार पर सोचने और माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने की एक ग्लोबल कैपेसिटी है। बिल्कुल, समग्र क्षमता। और बुद्धि मापने के इतिहास में विलियम स्टर्न का IQ फॉर्मूला तो एक मील का पत्थर है। IQ is equal to MA/CA multiplied by 100। हाँ, जहाँ MA मानसिक आयु है और CA उसकी वास्तविक शारीरिक उम्र है। लेकिन बुद्धि परीक्षणों की दुनिया ने एक नाम बहुत प्रमुखता से आता है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जिसे RPM भी कहते हैं। ये इतना खास क्यों है? रेवेंस परीक्षण का मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा है। पारंपरिक IQ परीक्षणों में अक्सर भाषाई और सांस्कृतिक पक्षपात होता था। मतलब अगर टेस्ट क्लिष्ट अंग्रेजी में है, जो भाषा नहीं जानता वो बुद्धिमान होकर भी कम स्कोर करेगा। बिल्कुल, रेवेंस ने इस समस्या को हल करने के लिए एक संस्कृति मुक्त या कल्चर फेयर टेस्ट बनाया। अच्छा। इसमें शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। इसके बजाय ये ज्यामितीय आकृतियों और विजुअल पैटर्न्स का उपयोग करता है। इसलिए व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से हो, ये परीक्षण उसकी तार्किक क्षमता का एकदम निष्पक्ष आकलन करता है। ये तो सच में मापन को बहुत न्याय संगत बनाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मानव व्यवहार के उन पहलुओं की तरफ जिन्हें संख्याओं में बांधना शायद सबसे मुश्किल काम है। हमारा दृष्टिकोण, रुचियां और कौशल।
एटीट्यूड्स को मापना वाकई बहुत जटिल था शुरुआत में। जी। इतिहास में इसके लिए 3 प्रमुख स्केल्स का विकास हुआ। सबसे पहले 1929 में थर्स्टन मापनी आई, हाँ। जो मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स पर आधारित थी। इसमें विशेषज्ञों को दर्जनों कथनों को 11 अलग-अलग ढेरों में छांटना पड़ता था। ये प्रक्रिया बहुत लंबी और थकाऊ थी। फिर इस मुश्किल को आसान करने के लिए 1932 में लिकर्ट मापनी आई। ये तो हम आज भी हर जगह देखते हैं। तार देते हैं या स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री के बीच का विकल्प चुनते हैं तो आप लिकर्ट स्केल का ही उपयोग कर रहे होते हैं। ये मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग्स पर काम करता है, बहुत ही आसान है। और इसके बाद 1944 में गटमिन मापनी आई, जिसे क्यूमुलेटिव स्केल भी कहते हैं। संचयी सिद्धांत मतलब ये दृष्टिकोण की बढ़ती हुई तीव्रता को मापती है। हाँ, जैसे अगर कोई सीढ़ी के 10वें पायदान पर चढ़ने को तैयार है तो इसका मतलब है कि वो पहले से 9वें पायदान तक चढ़ने के लिए भी तैयार होगा। ये तो हो गया दृष्टिकोण। अगर रुचियों और कौशल की बात करें तो एप्टीट्यूड और रुचि के बीच भी एक स्पष्ट फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। एप्टीट्यूड पूछता है क्या आप कोई काम कर सकते हैं, लेकिन रुचि पूछती है क्या आपको वो काम करने में मजा आएगा। और इसे मापने के लिए SVIB या स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक का इस्तेमाल होता है। जी, इसके अलावा कुडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड है, जो ये मापता है कि किसी का झुकाव बाहरी कार्यों की तरफ ज्यादा है, यांत्रिक चीजों की तरफ है या वैज्ञानिक शोध की तरफ। और कौशल या स्किल्स के लिए तो सिर्फ सवालों से काम नहीं चलेगा, उसके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं जहां व्यक्ति को सच में काम करके दिखाना होता है। बिल्कुल सही। अब हमने इतने सारे तरीके जान लिए, डेटा आ गया, अंक आ गए, लेकिन इन अंकों का अपने आप में क्या मतलब है? यहीं पर आता है व्याख्या और फीडबैक का चरण। जी, इंटरप्रिटेशन एंड फीडबैक। मान लीजिए किसी टेस्ट में 50 में से 40 अंक आते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर क्लास का औसत स्कोर 48 हो तो यही 40 अंक कमजोर लगने लगते हैं। इसीलिए रॉ स्कोर्स को एक संदर्भ देना जरूरी होता है। शिक्षा जगत में Z स्कोर, T स्कोर या परसेंटाइल का इस्तेमाल होता है। Z स्कोर बताता है कि कोई छात्र पूरी क्लास के औसत से कितने कदम आगे या पीछे है। और फिर प्रोफाइल चार्ट बनाए जाते हैं जो छात्र की खूबियों की चोटियों और कमजोरियों की घाटियों को ग्राफ में दिखाते हैं। क्या सिर्फ ग्रेड सब कुछ बता सकते हैं? छात्र को अगर सिर्फ B ग्रेड मिला है तो उसे ये कैसा पता चलेगा कि सुधार कहाँ करना है? यहीं पर गुणात्मक फीडबैक की भूमिका आती है। आज पोर्टफोलियो का चलन है, जो छात्र के सबसे बेहतरीन कामों का संग्रह होता है। PTM सिर्फ मार्कशीट थमाने के लिए नहीं होती, बल्कि व्यवहारिक पहलुओं पर बात करने के लिए होती हैं। और रूब्रिक्स भी तो होते हैं। हाँ, रूब्रिक्स बहुत विस्तृत मैट्रिक्स होते हैं जो साफ बताते हैं कि किसी को कोई खास ग्रेड क्यों मिला है और उसे सुधार कहाँ करना है। तो कुल मिलाकर शैक्षिक मापन केवल परीक्षा लेने का काम नहीं है, बल्कि ये कला और विज्ञान का बेहतरीन मिश्रण है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है। हम ये मानकर चलते हैं कि मानकीकृत परीक्षण हर किसी के लिए समान परिस्थितियां बनाते हैं और निष्पक्ष होते हैं। जी। लेकिन क्या अलग-अलग पृष्ठभूमि और अलग-अलग रचनात्मकता वाले लोगों के साथ पूरी तरह से एक जैसा व्यवहार करना वास्तव में उनकी अनूठी क्षमता को मापता है? या फिर ये सिर्फ ये मापता है कि वो उस परीक्षण के बनाए हुए एक तय सांचे में खुद को कितनी अच्छी तरह ढाल पाते हैं? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। क्या समानता का मतलब हर किसी को एक ही पैमाने से नापना है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। शिक्षा और मापन के इस दिलचस्प विज्ञान को खंगालने का हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। शिक्षा जगत की इस नई और गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम शिक्षा प्रणाली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसा पहलू जो हर शिक्षक, छात्र और खास तौर पर जो उम्मीदवार उच्च शिक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हमारा आज का विषय है शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में नए रुझान, यानी न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशनल मेजरमेंट। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो उच्च शिक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम जैसे कि UGC नेट से लिए गए नोट्स और कुछ बहुत ही सटीक स्लाइड्स हैं। सही कहा। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली पुराने और बेहद कठोर पैमानों या रिजिड मैट्रिक से आजाद हो रही है। और एक लचीली प्रणाली और समग्र मूल्यांकन यानी होलिस्टिक इवैल्यूएशन व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। ये केवल अंकों का बदलाव नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य को देखने के नजरिए का बदलाव है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं।
सदियों से हमने छात्रों को एक ही तराजू पर तौलने की कोशिश की है, लेकिन अब समय आ गया है ये स्वीकार करने का कि हर छात्र अलग होता है। बिल्कुल, ये बदलाव केवल मार्कशीट के रूप रंग का नहीं है, ये एक दर्शन का बदलाव है। एक समय था जब किसी छात्र की पूरी बुद्धिमत्ता को 100 में से आए सटीक अंकों से आंका जाता था। जैसे मान लीजिए किसी छात्र को 87 अंक मिले और दूसरे को 88 अंक मिले। हाँ, और हमारी पारंपरिक सोच तुरंत 88 वाले को अधिक मेधावी घोषित कर देती है। लेकिन आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान बताता है कि ये जो 87 वाला सटीक अंक है वो दरअसल मापन त्रुटि या मेजरमेंट एरर का शिकार हो सकता है। एकदम सही। कोई भी मानव मूल्यांकन, खासकर जो सब्जेक्टिव या विषयपरक प्रश्न होते हैं, उनमें 100% वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकती। और यहीं पर परीक्षक का पूर्वाग्रह या एग्जामिनर बायस भी तो एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगर उसी उत्तर पुस्तिका को कोई दूसरा परीक्षक जांचे तो वो 87 की जगह शायद 85 या 90 भी दे दे। तो ये जो 1-2 अंकों का सूक्ष्म अंतर है, ये छात्रों में भारी तनाव और एक बेहद अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। बिल्कुल, इसी समस्या को सुलझाने के लिए आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली में ब्रॉड ग्रेड बैंड्स का समाधान निकाला गया है, जैसे A, B+ या O ग्रेड। हाँ, जिससे फोकस सूक्ष्म अंकों से हटकर इस बात पर आता है कि छात्र ने लर्निंग आउटकम्स को कितनी अच्छी तरह हासिल किया है। और देखिए, इस ग्रेडिंग व्यवस्था के भीतर भी 2 बहुत अलग विचारधाराएं काम करती हैं, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और रिलेटिव ग्रेडिंग। मैं यही पूछने वाला था। इन दोनों के बीच का जो बुनियादी अंतर है वो क्या है? एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का ढांचा काफी सीधा है। इसमें पहले से एक कट ऑफ तय कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए 90% से ऊपर अंक लाने वाले हर छात्र को O ग्रेड मिलेगा। अच्छा, तो इसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग या CRT से जोड़ा जाता है ना? जी हाँ, क्योंकि यहाँ एक मानदंड या क्राइटेरिया पहले से तय है। चाहे कक्षा में एक छात्र 90% लाए या पूरी कक्षा ले आए, जो भी उस मानदंड को पार करेगा उसे वो विशिष्ट ग्रेड मिल जाएगा। मतलब यहाँ छात्र की प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं बल्कि उस तय मानक से होती है। एकदम सही कहा आपने। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि रिलेटिव ग्रेडिंग, जिसे हम अक्सर कर्व ग्रेडिंग भी कहते हैं, वो एक पूरी तरह से अलग दर्शन पर काम करती है। अच्छा। हाँ, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग या NRT पर आधारित है, जहाँ छात्र की तुलना पूरी कक्षा से होती है। ये प्रणाली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या NPC का उपयोग करती है। तो इसमें पहले से तय नहीं होता कि 90% पर ही A मिलेगा? नहीं, इसमें ये तय होता है कि कक्षा के शीर्ष 10% छात्रों को A ग्रेड मिलेगा और निचले 10% फेल होंगे। इसका एक बहुत बड़ा व्यावहारिक फायदा ये दिखता है कि मान लीजिए किसी वर्ष प्रश्न पत्र बहुत कठिन आ गया और कक्षा का सर्वोच्च स्कोर ही 60% रह गया। बिल्कुल, उस स्थिति में एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में तो शायद कोई पास ही ना हो पाए अच्छे ग्रेड से, लेकिन रिलेटिव ग्रेडिंग में उस 60% वाले छात्र को भी A ग्रेड मिल सकता है, क्योंकि वो अपनी कक्षा के नॉर्म में शीर्ष पर है। यह प्रणाली सच में खुद को ढाल लेती है। और ये लचीलापन केवल परीक्षा के अंकों तक सीमित नहीं है। यहीं से CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा आती है, जिसे हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। और जहां तक मुझे याद है, ये कोई सुझाव नहीं है बल्कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो RTE एक्ट 2009 है, उसके तहत इसे अनिवार्य किया गया है। जी, यह एक बहुत बड़ा नीतिगत कदम था। इसमें सतत या कंटिन्यूअस पहलू को समझना जरूरी है। पारंपरिक शिक्षा में तो साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं का एक अलग ही आतंक होता था। हाँ, जिसे योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। CCE इस आतंक को खत्म करके इसे रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में बदल देता है, जैसे कि यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट्स और कक्षा में रोजमर्रा का मूल्यांकन। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। सही कहा। और इसका दूसरा शब्द व्यापक या कॉम्प्रहेंसिव है। इसका लक्ष्य केवल बच्चे के मस्तिष्क या कॉग्निटिव स्किल्स को मापना नहीं है, बल्कि संपूर्ण बच्चे का मूल्यांकन करना है। इसे ही शायद 2 भागों में बांटा गया है, स्कोलास्टिक और कोस्कोलास्टिक। बिल्कुल, स्कोलास्टिक क्षेत्र मुख्य विषयों जैसे गणित या विज्ञान से जुड़ा है और कोस्कोलास्टिक में जीवन कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और खेल जैसी चीजें आती हैं। तो एक छात्र जो गणित में शायद औसत हो, वो खेल के मैदान में या नेतृत्व कौशल में उत्कृष्ट हो सकता है। एकदम सही। अब जब हम मानते हैं कि छात्रों की क्षमताएं इतनी विविध हैं, तो एक कठोर शिक्षक केंद्रित प्रणाली से एक लचीली छात्र केंद्रित प्रणाली की ओर जाना ही होगा। और यहीं पर उच्च शिक्षा में CBCS
यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की एंट्री होती है, जिसे यूजीसी ने बहुत प्रमोट किया है। इसका तो मूल दर्शन ही विकल्प या चॉइस है। हाँ, ये पुरानी कठोर प्रणाली को तोड़ता है। इसके तहत पाठ्यक्रमों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कोर कोर्स, जो कि अनिवार्य विषय है। जैसे अगर कोई फिजिक्स बीएससी कर रहा है तो क्वांटम मैकेनिक्स उसका कोर कोर्स होगा। बिल्कुल। दूसरी श्रेणी है इलेक्टिव कोर्स। ये वे विषय हैं जिन्हें छात्र चुन सकता है। ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं या फिर जेनरिक इलेक्टिव्स। जेनेरिक इलेक्टिव्स मतलब जैसे वो फिजिक्स का छात्र अब अपने मुख्य विषय के साथ अर्थशास्त्र या संगीत भी पढ़ सकता है। हाँ, एकदम अलग विभाग का विषय। और तीसरी श्रेणी है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। ये शायद अनिवार्य जीवन कौशल पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे पर्यावरण विज्ञान या अंग्रेजी संचार। जी, और इस पूरी प्रणाली में हम अंकों की जगह क्रेडिट्स की बात करते हैं, जिसके लिए एसजीपीए और सीजीपीए का उपयोग होता है। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एसजीपीए यानी सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज केवल एक सेमेस्टर का औसत है ना? हाँ, और सीजीपीए या क्यूमुलेटिव पूरे डिग्री प्रोग्राम का समग्र औसत होता है। यहाँ मामला सच में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स या एबीसी का विचार पेश किया है। ये अर्जित क्रेडिट्स को सुरक्षित रखने की एक डिजिटल तिजोरी की तरह है। डिजिटल स्टोर हाउस। तो इसका व्यावहारिक उपयोग कैसे होता है? मान लीजिए कोई छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 साल का बीए पूरा करता है। उसके क्रेडिट्स इस एबीसी में जमा हो जाएंगे। फिर अगर उसे किसी कारण से ब्रेक लेना पड़े या शहर बदलना पड़े, तो वो बाद में उन क्रेडिट्स को निकालकर अपनी डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से पूरी कर सकता है। वाह, इसका तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छात्र की कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बिल्कुल नहीं जाती। और ये मोबिलिटी शिक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत बनाती है। और ये सब संभव हो पा रहा है तकनीक के कारण। हम देख रहे हैं कि मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग कितना बढ़ गया है। जैसे एनटीए जैसी परीक्षाओं में सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आम हो गए हैं। हाँ, सीबीटी बहुत तेज और सुरक्षित है, लेकिन कंप्यूटर का असली जादू कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग या कैट में है। कैट? क्या ये उसी तरह का है जो जीमैट जैसी परीक्षाओं में होता है? जी बिल्कुल। इसे एक बुद्धिमान परीक्षा कहा जा सकता है। इसमें एक बहुत ही रोचक एल्गोरिदम काम करता है। वो कैसे? देखिए, अगर छात्र ने पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया तो अगला प्रश्न थोड़ा कठिन होगा, और अगर गलत उत्तर दिया तो अगला प्रश्न आसान हो जाएगा। तो ये परीक्षा छात्र की वास्तविक क्षमता के अनुसार खुद को ढाल लेती है। हाँ, और ये बहुत तेजी से सच्ची क्षमता को मापता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रश्न बैंक की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक प्रश्न बैंक? हाँ। मतलब ये सिर्फ पिछले साल के पेपर्स का कलेक्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं। OMR या बबल शीट स्कैनिंग तो सिर्फ उत्तर जांचने का तरीका है। ये प्रश्न बैंक एक पूरा साइकोमेट्रिक डेटाबेस होता है। अच्छा, तो इस डेटाबेस में प्रश्न कैसे चुने जाते हैं? इसके लिए आइटम एनालिसिस किया जाता है। उच्च शिक्षा की परीक्षाओं में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं: डिफिकल्टी इंडेक्स, जिसे P वैल्यू कहते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, जिसे D वैल्यू कहते हैं। P वैल्यू तो शायद ये बताता है कि प्रश्न कितना आसान या कठिन है। हाँ, अगर 100 में से 90 बच्चों ने सही जवाब दिया तो प्रश्न आसान है, लेकिन असली खेल D वैल्यू का है। ये क्या मापता है? ये मापता है कि क्या वो प्रश्न एक अच्छी तैयारी वाले मेधावी छात्र और एक कम तैयारी वाले कमजोर छात्र के बीच भेद या डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है या नहीं। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कोई ट्रिक प्रश्न है। जो मेधावी छात्र हैं, वे बहुत गहराई से सोचते हैं और उस उलझी हुई भाषा में फंसकर गलत उत्तर दे देते हैं। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। और वहीं जो कमजोर छात्र हैं, वे बिना सोचे बस तुक्का लगाते हैं और उनका उत्तर संयोग से सही हो जाता है। तो ये तो परीक्षा के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। एकदम। ऐसे प्रश्न की D वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। आइटम एनालिसिस ऐसे प्रश्नों को पहचान कर बाहर कर देता है। ये तो बहुत ही वैज्ञानिक और मात्रात्मक दृष्टिकोण है, लेकिन एक तराजू की तरह सोचें तो एक तरफ ये मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव हिस्सा है, जैसे अंक, प्रतिशत, CGPA, और दूसरी तरफ होना चाहिए गुणात्मक मूल्यांकन या क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि आधुनिक शिक्षा केवल संख्याओं के बारे में नहीं है। हाँ, ये प्रयास और प्रगति की कहानी को कैद करने के बारे में भी है। और इसके लिए 3 प्रमुख उपकरणों का उपयोग होता है:
रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। रूब्रिक्स तो शायद वो स्कोरिंग गाइड है जो असाइनमेंट से पहले ही दे दी जाती है। जी, इसमें स्पष्ट होता है कि उत्कृष्ट, औसत या खराब काम के मापदंड क्या होंगे। इससे पारदर्शिता आती है। और पोर्टफोलियो बल्कि पूरे साल की प्रगति दिखाता है। एक विजुअल स्टोरी की तरह। और ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? ये शब्द थोड़ा नया सा लगता है। यह प्राकृतिक सेटिंग में किसी विशिष्ट व्यवहार का संक्षिप्त, वस्तुनिष्ठ लिखित अवलोकन होता है। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक देखता है कि कोई छात्र अपना लंच उस सहपाठी के साथ साझा कर रहा है जो आज खाना नहीं लाया। ओहो, तो शिक्षक इस सहानुभूति वाले व्यवहार को रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ, ये एक बहुत ही मजबूत गुणात्मक डेटा है जो किसी टेस्ट से नहीं मापा जा सकता। सच में। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सीआरटी से कैसे जुड़ी है और रिलेटिव ग्रेडिंग एनपीसी या बेल कर्व से, और साथ ही एनईपी 2020 का वो विजन जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और सीबीसीएस के जरिए छात्रों को सशक्त कर रहा है। तो ये सब का क्या मतलब है? जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या जो इन उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ सिलेबस नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भविष्य का एक बेहतर और अधिक संवेदनशील शिक्षक बनने की रूपरेखा है। सही कहा। इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। यदि भविष्य में मूल्यांकन पूरी तरह से अडैप्टिव जैसे कि कैट और गुणात्मक हो जाए, जहां हर छात्र की प्रगति उसके अपने ही स्तर के अनुसार मापी जा रही हो, तो क्या होगा? तो क्या हमारे शिक्षा प्रणाली में कक्षा में फेल होने की जो पुरानी धारणा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये सच में बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। अगर मूल्यांकन पूरी तरह से व्यक्तिगत और लचीला हो जाए तो शायद फेल जैसा कोई शब्द ही न बचे। केवल सीखने के अलग अलग चरण रह जाएंगे। इसी सकारात्मक और विचारोत्तेजक सोच के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।